हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके डान के कंप्लीट एनालिसिस में, जहां पर हम डेली बेसिस के ऊपर सीएसएस और पीएमएस के रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हमारे चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे पाकिस्तान अफेयर हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस हो, उनको डेली बेसिस के ऊपर यहां पर कवर करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होता है और उसके बाद अगर देखा जाए कंड्यूसिव होता है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। और या जितना भी हमारा एनालिसिस होता है यहाँ पर कह लें कि हम बैलेंस अप्रोच के साथ बेसिकली क्या करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड जो है वो एनालिसिस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, ताकि जितने भी एस्पायरेंट्स हैं वो अपनी एनालिटिकल अप्रोच को जो है यहाँ पर डेवलप कर सके। जो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मलिया लोधी साहिबा का एक ओपिनियन है जो बेसिकली डॉनरो डॉक्ट्रिन को लेकर है। लेकिन इसके ऊपर अगर प्रीवियस डेज से हम क्या कर रहे हैं कि डेली बेसिस के ऊपर हम यहाँ पर वेनेजुएला और यूएसए को लेकर यहाँ पर डिस्कशंस करते हैं। लेकिन आज चीजें यहाँ पर न्यू हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि यूएसए को यहाँ पर क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं, इस चीज को देखेंगे। मलिया लोधी साहिबा ने बहुत अच्छी ओपिनियन लिखी है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पाकिस्तान के इकोनॉमी के रिलेटेड रहेंगे, गवर्नेंस के रिलेटेड रहेंगे, आईएमएफ के रिलेटेड जो है हमारे पास ओपिनियंस रहेंगे। जो अभी हमारा सीएसएस अभी आ रहा है 2026 जो अभी 4 फेब से स्टार्ट हो रहा है एग्जाम, तो उसके लिए ये एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एनालिसिस जो लास्ट डेज में आपका जनवरी का मंथ होता है, ये डान का एनालिसिस कंप्लीट लाजमी सुना करें। ये आपका करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक्स। ठीक है, चलते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक की तरफ। ठीक है, मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। यहाँ पर हमारे डान के इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक्स हैं फॉर सीएसएस एंड पीएमएस एग्जाम। यहाँ पर करंट अफेयर है, आईआर है, पीए का पेपर है, पाकिस्तान अफेयर की बात करते हैं हम। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर ओपिनियन रहेगी मलिया लोधी साहब की ओपिनियन रहेगी और डॉनरो डॉक्ट्रिन। अब डॉनरो डॉक्ट्रिन इन एक्शन यहाँ पर देखने वाले हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो यूएसए ऑलमोस्ट 40 कंट्री से भी ज्यादा जो है यहाँ पर अपनी रजीम चेंज के अंदर या कह लें कि यहाँ पर गवर्नमेंट को डिस्प्लेस करने में यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट इनकी नजर आई है। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अगर जो वेनेजुएला का केस है इसको लेकर जो है यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक फेलियर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो यूएसए को क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं रीजनल लेवल के ऊपर, रीजनल इंस्टेबिलिटी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है या इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर इसको एनालाइज करने वाले आज एक न्यू एनालिसिस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यू नो वेरी वेल मलिया लोधी साहब जब भी कोई ओपिनियन लिख रही है तो पूरा कह लें कि एनालिटिकल अप्रोच के साथ निकलते और बिल्कुल के कह के एनालिसिस बेस्ड जो हमें एक मटेरियल जो है यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, और बड़ा बैलेंस अप्रोच के साथ हमें चीज़ों को जो है वो देख रहे होते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप अपना जो है यहाँ पर एनालिसिस बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह जो है यहाँ पर जो है वो कह लें मलिया लोधी साहबा जो अपना बैलेंस अप्रोच के साथ हमें एनालिसिस प्रोवाइड करती हैं यहाँ पर एग्जाम यहाँ पर कह लें कि न्यूज़पेपर के थ्रू, डान के थ्रू, आर्टिकल्स, उसके बाद उनकी बुक्स के थ्रू, तो हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव कह लें कि एक हमारे दिमाग के अंदर या कह लें कि एक ब्रेन के अंदर एक जो बैलेंस अप्रोच यहाँ पर डेवलप होती है, ये एक बड़ी चीज है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास रहेगा इजराइल रिकॉग्निशन की बात की जा रही है, जो सोमाली लैंड को बेसिकली यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया है, जो ग्रेटर इजराइल की बात की जा रही है। तो अभी इमरजेंसी में यहाँ पर 10 जनवरी को यहाँ पर कह लें कि जद्दा के अंदर सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो ओआईसी का इजलास बुलाया जाता है, जिसके अंदर जो है ग्रेटर इजराइल की बात की जाती है और सोमाली लैंड को जो एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट को मानने के लिए जो है वो बात की जा रही थी और इसको जो है एज ए कंडेम किया गया है। पाकिस्तान का क्या स्टैंड है, ओआईसी के मेंबर्स का क्या स्टैंड है, और इसके अलावा कोई और मुद्दे भी हैं जैसे पैलेस्टाइन है या कश्मीर के मुद्दे को भी लेकर यहाँ पर डिस्कशंस हुई हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इजराइल recognition of Somaliland and act of aggression, डार टेल्स ओआईसी। यहाँ पर जो है वो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर हमारे फॉरेन मिनिस्टर की बात है। उसके बाद हम बात करेंगे अर्जेंट रिफॉर्म परपोज टू अवॉल्ट एंड अदर आईएमएफ लोन। तो ये एक सबसे बेस्ट टेस्ट यहाँ पर हमें पॉलिसी या स्टेप देखने को मिल रहा है। तो वो कहते हैं आईएमएफ जो है हमें 2027 के अंदर जो आईएमएफ के पास ना जाना पड़े और हमें यहाँ पर रिफॉर्म्स लेकर आना चाहिए, जिसमें सबसे पहला जो रिफॉर्म है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जितना भी बिजनेस करने में उसमें आसानियां पैदा की जाए, एक ये बेस्ट कह ले ऑप्शन है जो कि हम लास्ट ईयर से जो है वो कह ले के
कहीं ना कहीं पे सजेशन रिकमेंडेशन अपनी दे रहे होते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। लेकिन आज जो स्टेप है कि आईएमएफ से जान छुड़ाने के लिए या आईएमएफ से किनारा कशी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्टेप्स लेना पड़ेंगे वो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो इजलास बुलाया गया, मीटिंग हुई है और यहाँ पर जो चीजों का स्टेप लिए गए उस चीज को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, पाकिस्तान स्ट्रगल टू स्केल इट्स एक्सपोर्ट, पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहता है लेकिन उसके अंदर डीप रूटेड 8 चैलेंजेस को यहां पर डिस्कस करने चाहते हैं। हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं ना, एक्सपोर्ट बढ़ाए है ना, लेकिन हमें 8 चैलेंजेस यहां पर डिस्कस करने हैं जो बिल्कुल डीप रूटेड है। हमारी एक कह लें कि एक फाउंडेशन यहां पर बिल्ड हो जाएगी स्टूडेंट्स की, चाहे हमारा इकोनॉमी का पेपर है, गवर्नेंस का पेपर है, यहां पर चाहे रेमिटेंसेस को लेकर है, चाहे आईएमएफ के लेकर है। ठीक है, ये किसी भी एंगल से अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो हम इसको टैकल कर सकते हैं। लेकर यहां पर एक्सपोर्ट के जो हमें 8 डीप रूटेड चैलेंजेस है उनको यहां पर अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आर्टिकल रहेगा ऑन डायस्पोरा डिपेंडेंसी, ये बेसिकली बात की जा रही है रेमिटेंसेस के ऊपर कि रेमिटेंसेस के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है क्या ये सही है, ये गलत है। लेकिन यहां पर दोस्तों मैं एक और चीज बता दूं, अभी हमने रिसेंटली ओपिनियन एक डिस्कस की थी, जो डेली बेसिस के ऊपर डान का एनालिसिस ले रहे हैं उनको पता है कि इशरत हुसैन साहब ने एक ओपिनियन लिखी थी कि रेमिटेंसेस बून और बैन। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम यहां पर देखें ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इकोनॉमी के रिलेटेड देखें, गवर्नेंस के रिलेटेड देखें तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। तो आज भी वही है कि इसको जो है एक न्यू एनालिसिस यहां पर देखने वाले हैं कि ऑन डायस्पोरा डिपेंडेंसी ये क्या चीज है और रेमिटेंसेस के ऊपर जो हम अभी डिपेंडेंसी है क्या वो सही है गलत है, इस चीज को भी यहां पर देखने वाले। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इशरत हुसैन साहब ने यहां पर लास्ट टाइम रेमिटेंसेस बून और बैन ये काफी मैंने डिटेल डिस्कशन की अपने लास्ट जो है वो डान के एनालिसिस में। तो डेली बेसिस के ऊपर जो हमारे साथ अटैच है, एंगेज है, उनको अच्छी तरह पता है कि हमने ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे एक पाकिस्तान के अंदर जो डिबेट चल रही है न्यू प्रोविंसेस को लेकर, लेकिन यहां पर जो इस्तेकाम है पाकिस्तान पार्टी हमें यहां पर नजर आती है, इन्होंने फिर एक बार स्टैंड लिया कि जो अब्दुल अलीम साहब है वो इनको गवर्न कर रहे हैं। तो 4 प्रोविंसेस के अंदर 16 यहां पर जो है वो कह ले के स्मॉलर प्रोविंसेस की बात की गई है ना, नए नाम रखने की बात की गई है। इस चीज को एनालिसिस करने वाले देखें यहां पर हो क्या रहा है, क्या प्रोविंसेस जो डिबेट चल रही है वो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्मेशन है या एक कह ले के पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है या पॉलिटिकल स्टंट है, ये चीज हम यहां पर एनालिसिस करने वाले हैं। ये हमारा अभी एसडीओ का जो पेपर था पीरा वाला, उसके अंदर ऐसे भी जो है हमारा ये पूछा जा चुका है। तो इसको जो है हम यहाँ पर एनालाइज करने वाले, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो 2 स्कूल ऑफ थॉट हमें यहाँ पर जो देखने को मिलते हैं न्यू प्रोविंसेस को लेकर, उनको हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज हमारे 6 जो है आर्टिकल ओपिनियंस है, चाहे हमारा आर्टिकल्स है, एडिटोरियल्स है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा जो हमारा कमिंग सीएसएस आ रहा है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर वोकैब की लास्ट में हम लिस्ट जो है डिस्कस करने वाले। आज न्यू वर्ड्स भी है इसके अंदर, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे जो आपके सिनोनिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटोनिम्स के लिए। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर राइटिंग के अंदर जो हम वोकैब की वेरिएशन भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पर डॉक्ट्रिन, डॉनरो डॉक्ट्रिन जो है एक्शन, इस चीज को यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि देखें वेनेजुला का केस हमें यहाँ पर जो इंटरवेंशन नजर आती है सिर्फ वेनेजुला का केस ही नहीं है। यहाँ पर 3 चीजें बेसिकली डिस्कस करेंगे। एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, दूसरे बाद अगर देखा जाए तो न्यू इरा ऑफ कॉलोनियलिज्म, न्यू इरा ऑफ इंपीरियलिज्म देखने को मिलता है। थर्ड हम ये चीज डिस्कस करने वाले हैं कि वेनेजुला के ऊपर जो कंट्रोल लिया है यूएस ने, क्या इसको क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे, इस चीज के ऊपर हम एनालाइज करने वाले। तो ये मलिया लोधी साहिबा ने काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ओपिनियन दी है। ठीक है, अगर देखा जाए तो हो क्या रहा है 2025 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर्ड आर्म्ड इंटरवेंशन इन वेनेजुला। ये तो बात होगी, यहां तक तो हम डेली बेसिस के ऊपर इसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस कर चुके हैं ऑलरेडी, कंप्लीट लेक्चर भी मैंने इसके ऊपर बना दिया, ठीक है, एनालिसिस भी दिया है, लेकिन थोड़ा सा इसको टच देंगे, लेकिन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के जरिए इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है हमें, तो हमारी एक फाउंडेशन यहां पर बिल्ड हो जाएगी। अब देखें हो क्या रहा है, सेंचुरी ऑफ इंटरवेंशन द हिस्टोरिकल पैटर्न यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। जो अगर देखा जाए तो हम अगर कह लें कि 150 साल में जो हमें यहाँ पर 40 से ज्यादा जो है यहाँ पर इंटरवेंशन देखने को मिलती है यूएसए की। दुनिया के अंदर रीजनल लेवल के ऊपर बात करें चाहे हम ग्लोबल लेवल के ऊपर बात करें, सबसे पहले जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 1950s के अंदर देखने वाले हैं कि हुआ क्या कि 1950s के अंदर मैक्सिको के अंदर इन्होंने अटैक किया और मैक्सिको की जो हाफ टेरिटरी जो है इन्होंने कैप्चर कर ली। एक चीज हमारे पास ये नजर आती है, उसके वहां पर भी इन्होंने क्या किया, यहाँ पर
जो है इन्वेजन किया, उसके बाद इन्वेड किया या अटैक किया यहाँ पर। उसके बाद हमें सेकंड नंबर पर आता है यहाँ पर 1954। 1954 के अंदर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर CIA क्या करता है, स्पॉन्सर्ड कोप डिपोज ग्वाटेमाला इलेक्टेड गवर्नमेंट। यहाँ पर जो ग्वाटेमाला इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसको यहाँ पर चेंज कर दिया जाता है। और ये बेसिकली कौन इसके पीछे था, बेसिकली हमें नजर आ रहा है CIA स्पॉन्सर्ड जो है यहाँ पर हमें नजर आ रही है। उसके बाद अगर देखा जाए 1961 के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर बे ऑफ पिग यू नो वेरी वेल के जहां पर जो है वो कह ले कि यूएसए को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा था क्योंकि इन्होंने अटैक किया था यहाँ पर। और ये जो है इनका जो है कह ले के प्लान या और कह ले के जो भी इनका मिशन था वो यहाँ पर हमें फेल होता हुआ नजर आया। ठीक है, इन्वाजन फेल टू आउस्ट, और इन्होंने कोशिश की तक कि फिडेल कास्ट्रो को यहाँ पर उठाकर बाहर फेंक दिया जाए, जो बाद में यहाँ पर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हमें देखने को इधर मिला। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, इस चीज को हम देख रहे हैं। उसके बाद है 1973 के अंदर क्या होता है कि यूएसए ने क्या किया, चिली के अंदर जो सल्वाडोर प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, वहां पर इनकी असैसिनेशन होती है। और उसके बाद जो है यहाँ पर एक न्यू जनरल होते हैं जो बेसिकली पिनशेट रजीम जो है यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल की जाती है। तो यहाँ पर यह चीज है 1973 के अंदर। 1983 के अंदर क्या होता है, यूएसए लीड इन्वेजन ओवर थ्रू यहाँ पर ग्रेनेड। अब यहाँ पर हमें ग्रेनेडा जो यहाँ पर हमें कंट्री है वहां पे उस जो गवर्नमेंट थी उसको यहाँ पर टॉपल किया गया था 1983 के अंदर। तो ये केस हमारे सामने है। उसके बाद जो 6th नंबर पर हमारे पास आता है 1989 के अंदर क्या होता है, यहाँ पर यूएसए इन्वेड्स पनामा एंड टू कैप्चर एंड एक्सट्राडाइट मैनुअल नोरिगो को यहाँ पर जो है वो निकाल देता है। यहाँ पर गवर्नमेंट को फिर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जाती है, यहाँ पर हमें जो है रजीम चेंज या इंटरवेंशन फिर यहाँ पर देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर यहाँ पर बात की जाए, ओवरऑल सेंचुरी की अगर बात की जाए तो देखा जाए कि ओवर 40 सक्सेसफुल यूएसए इंटरवेंशन हैव रीशेप्ड द लैटिन अमेरिका, ठीक है, अक्रॉस द पास्ट सेंचुरी हाफ। 150 साल की बात की जा रही है। एंड दिस प्रेडेटरी हिस्ट्री एक्सटेंडेड बियॉन्ड द वेस्टर्न हेमस्फीयर टू ईरान। यहां तक ये सिर्फ लैटिन अमेरिका तक ही नजर नहीं आता, क्यूबा, पनामा, मैक्सिको, वेनेजुला, कोलंबिया यहां तक ही नजर नहीं आता, बल्कि इनको यहाँ पर क्या देख रहा, अफगानिस्तान आप देख सकते हैं, ईरान के अंदर अभी क्या हो रहा है रिसेंटली अभी, है ना, करंट सिनेरियो देख सकते हैं, इराक है, उसके बाद इराक के अंदर तो अभी भी जो है यहाँ पर प्रेशराइज किया जा रहा है कि जो इराक के अंदर जो प्रो ईरानियन ग्रुप है उनको यहाँ पर निकाल देना चाहिए और यहाँ पर जो टोटल कोलेशन में गवर्नमेंट बननी चाहिए वो इराकी की बननी चाहिए, कि क्योंकि अभी इराक के अंदर देखा जाए जो रिसेंटली 2025 के जो एंड में दिसंबर या नवंबर के लास्ट में इलेक्शंस हुए, लेकिन अभी तक वहां पर कोई कोलेशन गवर्नमेंट जो है अभी तक नहीं बनी। तो वो जो है यूएसए की तरफ से यहाँ पर प्रेशर नजर आ रहा है कि यहाँ पर प्रो ईरानियन ग्रुप्स को यहाँ पर निकाला जाए। तो यहाँ पर एक चीज तो हमें अभी ये भी नजर आ रही है। तो अफगानिस्तान के अंदर भी आपको पता है कि 20 ईयर्स यहाँ पर वॉर ऑन टेरर रही है, तो इसका रोल हमें यहाँ पर भी देखने को मिला है। ईरान के अंदर अगर देखा जाए तो वो शाह को जब इंस्टॉल किया था 1952 के बाद अगर देखा जाए तो उस वक्त जो है मुसद्दक साहब को वहां से जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको या जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के जरिए आए थे, लेकिन उनको भी निकाल दिया गया और बाद में जो मोहम्मद रिजा पहलवी को इंस्टॉल किया गया जो प्रो वेस्टर्न हमें यहाँ पर नजर आते हैं। तो इस तरह अगर देखा जाए तो इनका ओवरऑल देखा जाए तो पूरा देखा जाए तो 40 जो है वो कह ले सक्सेसफुल इंटरवेंशन हमें देखने को मिलती है लास्ट 150 ईयर्स में। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि डोनरो डॉक्ट्रिन में अगर देखा जाए ट्रंप इंपीरियल विजन हमें नजर आ रहा है जो, तो ये इसके ऊपर हम ऑलरेडी बड़ी बात कर चुके हैं, यहाँ पर काफी मर्तबा डिस्कशन कर चुके हैं। डोनरो डॉक्ट्रिन बेसिकली मोनरो डॉक्ट्रिन से निकली है। मोनरो डॉक्ट्रिन जो है 1823 के अंदर जेम्स मोनरो ने इंट्रोड्यूस करवाई थी और इनका पर्पस ये था कि यूरोपियन कंट्रीज जितने भी है वो आकर जो है लैटिन अमेरिका के अंदर वेस्टर्न हेमस्फीयर के अंदर किसी स्टेट को अपनी कॉलोनी ना बना ले, उनके बेसिकली ये अगेंस्ट या अपोज जो है वो जो है ये बनाई गई थी। जो मोनरो डॉक्ट्रिन है ये फॉरेन पॉलिसी का एक मेन हिस्सा है या पार्ट है। अब हो क्या रहा है कि अब यही चीज रिपीट हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर बेसिकली जो ये ट्रांसफर की गई मोनरो डॉक्ट्रिन को डोनरो डॉक्ट्रिन में कन्वर्ट कर दिया गया, और जिसका पर्पस यही है कि यहाँ पर रशिया चाइना जो है यहाँ पर ना आ जाए और उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज जो है वो यहाँ पर इंटरफेयर ना करे। इस वजह से फिर जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो एक्सक्लूसिव अगर कंट्रोल की बात की जाए, नेशनल स्ट्रेटेजी सिक्योरिटी जो हमें यहाँ पर नजर आती है यूएसए की, तो उनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि अमेरिका फर्स्ट। तो अगर देखा जाए तो टोटली जो है वो रीजनल लेवल के ऊपर अपनी एक हेजमनी बिल्ड करना चाहते हैं, डिस्कोर्स ऑफ पावर को यहाँ पर स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि एक कॉलोनियलिज्म
जो है यहाँ पर वेव उठ सकती है या उठ चुकी है, या ये भी कह सकते हैं कि इंपीरियलिज्म हमें देखने को मिल रहा है। तो ये चीजें हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ऑलरेडी हम इसके ऊपर काफी डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। कमर्शियल अग्रेंडाइजमेंट की बात की जाए, रीजनल डोमिनेंस की बात की जाए, तो ये ऑलरेडी हम यहाँ पर काफी इसके ऊपर एनालिसिस कर चुके हैं, जो डेली बेसिस के ऊपर हमारा एनालिसिस ले रहा है। लेकिन साथ साथ चीजों को फिर भी मैं बता देता हूं कि ये चीजें हो रही है। लेकिन अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो इंटरनेशनल कंडेमनेशन की बात की गई, अनसर्टन प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। अब देखे हो क्या रहा है कि, लेकिन एक बात है कि वेनेजुला की जो भी इंटर्म गवर्नमेंट आई है, डेल्सी रोड्रिगोज ने यह कहा है कि वी विल नॉट बी एनीवन्स कॉलोनी, हम किसी की भी कॉलोनी नहीं है। ये बेसिकली यहां पर हमें देखने को मिल रही है, जो इंटर्म प्रेसिडेंट हमें देखने को मिल रही है वेनेजुला की। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी नोट डाउन करना है, ठीक है। अब देखा जाए तो इंटरवेंशन ट्रिगर तो होगी, शॉक वेव्स ग्लोबली, 5 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज एंड स्पेन इशूड अ जॉइंट स्टेटमेंट। यहां पर अगर देखा जाए 5 लैटिन कंट्रीज है, एक स्पेन इशूड अ जॉइंट स्टेटमेंट डिक्लेयरिंग यूएसए एक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ एक्सट्रीमली डेंजरस प्रेसिडेंट्स फॉर पीस एंड रीजनल सिक्योरिटी। ये इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूट एन एक्सट्रीमली डेंजरस प्रेसिडेंट फॉर पीस एंड रीजनल सिक्योरिटी। ये 5 लैटिन अमेरिकन और एक स्पेन, इन्होंने जॉइंट यहाँ पर स्टेटमेंट दी है कि ये रीजनल पीस जो है ये यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो सकता है। यहाँ पर जो यूएनओ के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल बुलाई गई थी, इमरजेंसी इजलास हुआ था, उसके अंदर यह बताया। उसके बाद अगर देखा जाए चाइना ने भी उसके अंदर क्या कहा, यहाँ पर चाइना और रशिया अलॉन्ग साइड अमेरिकन अलाइज, ठीक है, उसका कंडेम वाशिंगटन वॉर फॉर रिटर्निंग वर्ल्ड एंड इरा ऑफ लॉलेसनेस। जिस तरह यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ को यहाँ पर वायलेट किया गया, चाइना और रशिया ने भी यहाँ पर काफी जो है यूएसए को कंडेम किया, ये हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। ये चीजें हैं। उसके बाद है फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, एक नया हमें यहाँ पर कह लें कि जो फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर मिला था उसको बिल्कुल ये तबाह कर रहा है, अंडरमाइन कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 5 लैटिन अमेरिकन और स्पेन ने भी जॉइंट यहाँ पर रिमार्क्स दिए। उसके बाद अगर देखा जाए यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर चाइना और रशिया, ईरान ने भी यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट्स ऑलरेडी रिकॉर्ड करवाई है। पाकिस्तान के एनवे जो है उन्होंने भी यहाँ पर कहा है कि यूनिलैटरल मिलिट्री यहाँ पर हमें नजर आता है, एक्शन लीड टू अनप्रेडिक्टेबल एंड अनकंट्रोल्ड आउटकम्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की तरफ से भी ये स्टेटमेंट, तो ये यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिलती है। लेकिन अब अब बात करेंगे कि यूएसए को क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं। असल में जो इसने वेनेजुला के अंदर इंटरवेंशन तो कर ली है, लेकिन अब यहाँ पर क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं, इस चीज को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए स्ट्रेटेजिक फेलियर लूमिंग, अगर देखा जाए इन्वेस्टमेंट चैलेंज की बात की जाए तो एक्सन मोबाइल क्या कहता है यहाँ पर, टोल्ड ट्रंप का वेनेजुला इन अनइन्वेस्टेबल, कह लें कि विदाउट मेजर चेंजेस द कंट्रीज डिटोरिएटेड ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड मेसिव यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। वो कह रहा है कि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो बिल्कुल डिलैपिडेटेड है, वो बिल्कुल जो है वो कह लें कि टूट फूट का यहाँ पर शिकार है या डेटोरिएटेड है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर देखा जाए दुनिया के अंदर 303 बिलियन ऑफ बैरल जो है यहाँ पर ऑयल पाया जाता है वेनेजुला के अंदर, और उसके बाद अगर देखा जाए तो चाइना लार्जेस्ट यहाँ पर जो है इन्वेस्टर है, ऑलमोस्ट 67 बिलियन डॉलर जो है चाइना यहाँ पर इन्वेस्ट कर चुका है और यहाँ पर वेनेजुला से तेल जो है ऑयल यहाँ पर रिसीव कर रहा है, लेकिन इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यूएसए ने यह कांड तो कर लिया, लेकिन यहाँ पर जो है कह ले कि इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तबाह है, उनको दोबारा जो है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। एक चीज तो ये है। उसके बाद पब्लिक ओपोजिशन की बात की जाए, रूटर न्यूज है, और उसके बाद source जो poll found a majority of Americans fear USA getting too involved Venezuela, the prospect of running another nation after catastrophic experience in Iraq, Afghanistan, Libya alarms those who remember those disasters। अब हो क्या रहा है कि जो जिन लोगों को पता है कि ईरान के अंदर क्या हुआ, इराक के अंदर क्या हुआ, अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ जब यूएसए ने इंटरवेंशन की थी, और अब वेनेजुला का केस भी हमारे सामने आ रहा है, तो इससे हो क्या रहा है कि यहाँ पर इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। तो अभी ये ऑपोजिशन यहाँ पर हमें देखने को मिले। उसके बाद रीजनल स्टेबिलिटी की बात की गई है, वेनेजुला थ्रेटन्स टू डिसेंड इनटू chaos with greater regional instability looms। ये अब बात की जा रही है। यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम की अगर बात की जाए तो उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा है कि द यूएसए रिस्क स्क्वांडरिंग व्हाटएवर गुडविल रिमेन्स इन द हेमिस्फीयर विद टैक्टिकल सक्सेस लाइकली कल्मिनेटिंग इन स्ट्रेटेजिक फेलियर। इस चीज को यहाँ पर देखना। हो क्या रहा है कि
यूएसए ने यहाँ पर कर तो लिया है कंट्रोल, यहाँ पर कह ले कि पूरा अपने अंडर कंट्रोल कर लिया है, लेकिन इसके साथ साथ इसको बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ रहा है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर पब्लिक ऑपोजिशन देखने को मिल रही है, रीजनल इंस्टेबिलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये पूरा एक एनालिसिस था जो हमने दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो रहेगा हमारे पास इजराइल रिकॉग्निशन ऑफ सोमालीलैंड, इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों हुआ क्या है कि ग्रेटर इजराइल की जो बार बार बात की जा रही है, पॉडकास्ट देख ले आप, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बात देख रहे, रीजनल लेवल के ऊपर देख ले और ग्लोबल लेवल के ऊपर देख ले, तो डिबेट हमें नजर आती है ग्रेटर इजराइल की। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इसको देख रहे हैं, लेकिन एक जनरल डिस्कशंस कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप ऑलरेडी काफी जो इस चीज के बारे में जानते हैं, ठीक है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं ग्रेटर इजराइल की, जो यहाँ पर एक चीज हमें नजर आती है कि जिस तरह वो पैलेस्टाइन को यहाँ पर कैप्चर करना चाहता है, जिस तरह कंट्रोल हासिल करना चाहता है, इसी तरह उसने सोमालिया के पार्ट को, एक सोमाली लैंड को जो है वो एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट यहाँ पर कंसीडर किया है, एक्नॉलेज किया है। इसी के रिएक्शन में जो है यहाँ पर ओआईसी का इजलास सऊदी अरेबिया के अंदर बुलाया जाता है जद्दा के अंदर, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो है डेप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसाक डार जो है वो फॉरेन मिनिस्टर भी है, वो यहाँ पर अटेंड करते हैं। उनकी क्या स्टेटमेंट है इनको देखते हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो ये टोटली कंडेम यहाँ पर हमें नजर आता है, डिनाउंस सेंश्योर हमें नजर आता है अगेंस्ट इजराइल, जिस तरह सोमाली लैंड को यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया। अब सोमाली लैंड अगर देखा जाए तो वो सोमालिया का एक हिस्सा है, जिसको अलग जो है सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं मानना चाहिए था, ये चीज यहाँ पर डिस्कस की गई। उसके बाद अगर देखा जाए कश्मीर के इशू को यहाँ पर डिस्कस किया गया, पैलेस्टाइन गजा को लेकर यहाँ पर डिस्कशन हुए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 10 जनवरी को यहाँ पर कंडक्ट हुआ इजलास। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर वज़राए खारजा हैं, यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर्स, वो हमें यहाँ पर देखने को मिले। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर की स्टांस जो लिए गए, सोमालिया सॉवरेनिटी, तो पाकिस्तान ने स्ट्रांगली कंडेम इजराइल रिकॉग्निशन ऑफ सोमालीलैंड, डीमिंग इट पॉलिटिकल एग्रेशन। तो यहाँ पर हमारे जो कहले का मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने भी कहा था कि हम पॉलिटिकल एग्रेशन किसी भी स्टेट के अंदर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमारी पॉलिसी है रीजनल लेवल के ऊपर कि हम नेबरिंग कंट्री के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा करें और उसके बाद पीस को इंश्योर करें एज पॉसिबल एज हो, जितना हो सके, ठीक है। ये पॉलिसी हमें नजर आती है। लेकिन ये पॉलिटिकल एग्रेशन अगर बात की जाए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर, ये एक्सेप्टेबल चीज नहीं है, ये चीज आ गई। उसके बाद यहाँ पर पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की गई। साक डार साहब ने बड़ी अच्छी बात की, रिफॉर्म पाकिस्तान स्टेडफास्ट सपोर्ट फॉर एन इंडिपेंडेंट कंटीजियस, उसके बाद हमारे सॉवरेन पैलेस्टाइन स्टेट बेस्ड है, और उसके बाद प्री 1967 बॉर्डर्स विद अल-कुद्स एंड अल शरीफ एज इट्स कैपिटल, ही प्लेज्ड टू मोबिलाइज ग्लोबल सपोर्ट फॉर पैलेस्टाइन राइट्स। तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद कश्मीर डिस्प्यूट को भी यहाँ पर डिस्कस किया गया, जो इंडिया और हमारे पाकिस्तान के दरमियान में। तो 3 मुद्दों को जो है अर्जेंटली यहाँ पर ओआईसी का इजलास बुलाया जाता है और यहाँ पर डिस्कशन जो होती है, जिस तरह यहाँ पर इजराइल यहाँ पर जो है वो कंट्रोल हासिल करना चाहता है। और अभी जो हमें यहाँ पर ईरान के अंदर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेफिसिट या क्योस हमें देखने को मिल रहा है, या इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ईरान बार बार वार्न कर रहा है बाहर फॉरेन स्टेट को कि वो क्या कर सके, वो इनकी इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं चाहिए, वो कोई भी रजीम चेंज के अंदर या कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं चाहिए। हालांकि वहाँ पर प्रो वेस्टर्न अगर देखा जाए, मोहम्मद रिजा शाह जो मोहम्मद रिजा जो पहले भी हमें नजर आते हैं, जो प्रो वेस्टर्न, जो 1979 के अंदर जो है वो कह लेके ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद जो है यहाँ पर निकाला गया, तो वो दोबारा जो है इस प्रोटेस्टर्स को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। ये चीज अभी बेसिकली सामने आ रही है, ठीक है। तो इजराइल के इंटरेस्ट भी हमें यहाँ पर नजर आ रहे थे। यहाँ पर ओआईसी का जो इजलास होता है या मीटिंग होती है, उसके अंदर ये चीजें डिस्कस की गई हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए अर्जेंट रिफॉर्म्स प्रपोज टू अवॉल्ट आईएमएफ, हम बार बार बात करते थे कि आईएमएफ के पास जाना हमारी मजबूरी है, हमें कोई ऑल्टरनेटिव देखने चाहिए, ये भी एक चीज है। लेकिन आज जो एक मीटिंग हुई है अभी, तो अगर देखा जाए तो जो इस मीटिंग के अंदर चीजें डिस्कस की गई हैं कि हम आईएमएफ से कैसे जो है वो पीछे हट सकते हैं या उनके पास ना ही जाना पड़े, ऐसे कौन से स्टेप है जो हमें लेना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे पास आर्टिकल रहेगा। तो सबसे पहले देखें, पाकिस्तान इकोनॉमिक रिविटलाइजेशन ड्राइविंग एक्सपोर्ट्स एंड बिजनेस इज।
अब हो क्या रहा है, एक तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात की गई है, दूसरा यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग की बात की गई है। अब एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात की गई है तो इसके जो 8 चैलेंजेस नीचे आर्टिकल आ रहा है वो हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको डीप रूटेड चैलेंजेस का पता चल जाए दोस्तों के बेसिकली एक्सपोर्ट के अंदर चैलेंजेस हैं क्या, है ना, बेसिक इश्यूज क्या है ना। सबसे पहले यहाँ पर जो हाई लेवल पैनल्स बुलाया गया अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज outlined critical reforms aimed to transforming Pakistan economic landscape with a focus on achieving ambitious export targets, improving the ease of doing business। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो फोकस्ड एरिया रहेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टैरिफ को यहाँ पर रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, पब्लिक डेट को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए, ये चीज है। सबसे पहले अगर देखा जाए टैरिफ ओवरहॉल या एक्सपोर्ट ग्रोथ की बात की जाए तो सबसे पहले द पैनल कॉल्स फॉर सिग्निफिकेंट रिस्ट्रक्चरिंग रैशनलाइजिंग ऑफ टैरिफ। सबसे पहले तो टैरिफ को यहाँ पर रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने भी यही कहा था कि जो पाकिस्तान के 10 एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जिसको जरूरत है दोबारा रिस्ट्रक्चर करने की। तो ये चीजें मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, प्रीवियसली हम इसके ऊपर काफी डिस्कशंस कर चुके हैं, इंक्लूडिंग एनर्जी प्राइसेस एंड ट्रेड ड्यूटीज। उसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट को बढ़ाकर जो है वो कह ले कि $60 बिलियन जो है करनी है जो है नेक्स्ट 3 ईयर के अंदर अंदर, ठीक है। अब देखा जाए ये एक अच्छा स्टांस है। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, टैरिफ को जितने भी रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, रिफॉर्म लेकर आने पड़ेंगे और पर्पस एक है एक्सपोर्ट को बढ़ाना और $60 बिलियन तक इसको लेकर जाना है नेक्स्ट 3 ईयर में। तो ये एक अच्छी अप्रोच है। उसके बाद एड्रेसिंग की कंस्ट्रेंट, जो यहाँ पर चैलेंजेस हैं उनको यहाँ पर एड्रेस किया जाएगा। सबसे पहले जो है हाई एंड वोलेटाइल एनर्जी कॉस्ट, जो हमें यहाँ पर हाई एनर्जी कॉस्ट नजर आती है उसको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, उसको कर्टेल किया जाएगा। फ्रेगमेंटेड टैक्सेशन जो है यहाँ पर टूट फूट का शिकार है उनको ठीक किया जाएगा। पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी उनको डिस्कस किया जाएगा। रेगुलेटरी बर्डन जो है उनको जो अंडरमाइंस द कंपेटिटिवनेस, जो क्या कर रहे हैं बेसिकली क्या कंपेटिटिवनेस को जो है यहाँ पर अंडरमाइन कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। 20 प्रायोरिटीज एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, और उनमें से अगर देखा जाए 20 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो अभी कह ले के बिल्कुल तोड़फोड़ का जो है शिकार है या इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। इंप्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की गई, ये अच्छा ये बात मैं एक क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो एक्सपोर्ट हम बात करने वाले हैं ना, नेक्स्ट 8 जो हमें चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, अब उनके सोल्यूशन या सजेशन या रिकमेंडेशन वो इसके अंदर है। सारी जो पैनल अभी बुलाया गया, ठीक है, ये पैनल की जो मीटिंग हुई है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आईएमएफ से बेसिकली हम कैसे जो है वो किनारा कशी कर सकते हैं, इस चीज को यहाँ पर डिस्कस किया गया। और एक्सपोर्ट को क्या चैलेंजेस है वो हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन ये है सारा, ठीक है। अब देखा जाए रिकमेंडेशन इंक्लूड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी गैस प्राइसेस इनको ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, इनको रेड्यूस करना पड़ेगा ताकि लोगों को जितने बिजली के बिल आ रहे हैं, गैसेस कह रहे हैं वो कम से कम यहाँ पर कम होंगे तो वो अपना बिजनेस जो है वो इजीली रन कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें देखना चाहिए। इंप्रूविंग ईज ऑफ जितने भी डूइंग बिजनेस, एड्रेसिंग की कंस्ट्रेंट्स, उसके बाद टैरिफ ओवरहॉल्स, उसके बाद एक्सपोर्ट ग्रोथ की, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे पास रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो रहेगा यहाँ पर वो है ऑन डायस्पोरा डिपेंडेंसी। इस चीज को डिस्कस करते हैं कि रेमिटेंसेस की बेसिकली बात की जाए, डबल एज स्वॉर्ड फॉर द फॉरेन इनफ्लोज। अब हो क्या रहा है कि ये ऑलरेडी इशरत हुसैन साहब ने बड़ी जो है वो अच्छी ओपिनियन जो है पहले लिख चुके हैं, जिसको हम एनालाइज कर चुके हैं। मैं बार बार चीजों को कह रहा हूं ताकि आपके न्यू एस्पिरेंट्स आ रहे हैं उनको पता चल जाए, नई चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं जो पीछे भी हमने कर चुके हैं, ठीक है, ताकि उनको पता होना चाहिए। हो क्या रहा है कि इशरत हुसैन साहब ने यह कहा था कि रेमिटेंसेस बून भी है, बैन भी है, फायदा भी है, इससे नुकसान भी हो रहा है। लेकिन फायदा अगर देखा जाए तो एक तो यह है कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें नजर आती है, थोड़ा हमारे रिजर्व्स बढ़ जाते हैं यहाँ पर। अगर देखा जाए फैमिलीज में जो पावर्टी या देखने को मिलती है गुर्बत, वो खत्म होती है। फैमिलीज क्या करती है, एजुकेशन में बच्चों को अपने डालती है, उसके बाद हेल्थ केयर फैसिलिटीज की जो उनको मिलती है, अपने घरों को यहाँ पर अपग्रेड करती है। तो इस तरह काफी जो है यहाँ पर हमें फायदे नजर आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ नुकसान भी नजर आते हैं कि अगर देखा जाए तो जिस तरह 20 लाख लोग जो है एनुअली यहाँ पर इंक्लूड हो रहे हैं हमारे, तो अगर 10 लाख लोग तो बाहर चले जाते हैं, 10 लाख इधर रह जाते हैं। तो इस तरह जो अगर देखा जाए तो जिनमें से ब्रेन ड्रेन हो रही है उनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, टेक्निकल वर्कर्स है हमारे यहाँ, ठीक है, वो सारे बेसिकली बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें लॉस देखने को मिलता है। हालांकि स्किल्ड वर्कर जो है वो हमें पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज को जरूरी है, लेकिन इंडस्ट्रीज यहाँ पर ब्लॉकेज का शिकार है, इस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है ना। तो ये हमें डबल कह ले के यहाँ पर एज्ड स्वॉर्ड हमें नजर आती है, ठीक है।
अब हो क्या रहा है कि इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी की बात की जाए तो रेमिटेंसेस प्राइमरीली फ्यूल कंजप्शन, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, कंजप्शन को यहाँ पर बढ़ाती है। उसके बाद नॉट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, ये कोई वो प्रोडक्टिव हमें इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आती, बल्कि लीडिंग टू एनामिक इंडस्ट्रियल ग्रोथ। एक तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ काम होती है। हो क्या रहा है कि लोग जब बाहर आपके चले जाएंगे, स्किल्ड वर्कर इंजीनियर्स आपके बाहर चलेंगे, इंडस्ट्री को कौन चलाएगा आपको? जब स्किल्ड वर्कर ही नहीं होंगे तो इंडस्ट्री आपकी यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगी, एक्सपोर्ट आपकी कम हो जाएगी। यहाँ पर देखा जाए तो स्टैग्नेट एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, है ना, एक्सपोर्ट कम हो जाएंगी, ये लॉस हो रहा है। उसके बाद सोशल कॉस्ट की अगर बात की जाए, फॉर लॉन्ग ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट फ्रैगमेंट्स फैमिलीज स्ट्रक्चर, अब बाहर इतनी देर से रह तो उनका जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर फ्रैगमेंट हो जाए, मतलब टूट जाता है, टूट फूट का शिकार होता नजर आता है। इंट्यूस इमोशनल स्ट्रेस हमें देख रहे हो, फोस्टर्स अ कल्चर वेयर यूथ में प्रायोरिटाइज इमिग्रेशन ओवर लोकल स्किल डेवलपमेंट। और अगर देखा जाए यूथ भी आप बाहर जाने की बात करते हैं, जिसको भाई बाहर जाना, भाई बाहर जाकर जो है वो बेटरमेंट ऑफ लाइफ जो है वो ढूंढ रही है। अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा यहाँ पर वो कह लेके क्राइसिस का शिकार नजर आती है। यहाँ पर जो कह लेके अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिल रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिल रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है ना। तो यूथ भी जो है वो बाहर जाने की बात करते हैं, तो ये चीज है। उसके बाद अगर बात की जाए पॉलिसी का कंप्लेसेंसी की बात की जाए तो हमारे पास क्या, इन्फ्लक्स ऑफ फंड्स रिड्यूसेस प्रेशर ऑन पॉलिसी मेकर्स। इससे पॉलिसी मेकर्स को यह होता है कि एक तो इनको फंड्स मिल जाते हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से उनको पॉलिसी बनाने में जो है वो इजी हो जाता है, ये बनाते हैं। लेकिन ये कह ले कि हमारे लिए लॉस भी तो है ना दोस्तों, ये भी तो देखो ना, ब्रेन ड्रेन रेमिटेंसेस, हम खुश तो बहुत हो रहे हैं कि सर $38 बिलियन जी बढ़ गए हैं, अब इतने बढ़ गए हैं, लेकिन इसका लॉस भी तो हो रहा है ना। हमारे स्किल्ड वर्कर बाहर जा रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री ब्लॉक हो रही है। यहाँ पर इंडस्ट्री कौन, वर्कर कहां से आएंगे जब आप, है ना, तो ये भी चीज है ना। उसके बाद देखा जाए 38 बिलियन पे यहाँ पर जो आपका रेमिटेंसेस स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद ये बड़ी तारीफ की बात की जा रही है कि 2025 के अंदर ये हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज है, ये स्ट्रक्चरल यहाँ पर जो है रिफॉर्म लेकर आना पड़ेगा। जो हमारी ये डिपेंडेंसी है रेमिटेंसेस के ऊपर, ये बहुत खतरनाक है। ये जो अगर कह लें कि हमें यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर जो है यहाँ पर फोकस करना चाहिए, जो है यहाँ पर, ताकि वो इंडस्ट्रीज क्या करे, जॉब क्रिएट करे, जॉब प्रोड्यूस करे। उनको पता है कि यहाँ पर जो हमें फैसिलिटीज मिल रही है वो बिल्कुल ठीक है, और वो अपनी एक्सपोर्ट भी बढ़ाएंगे यहाँ पर। तो जो ब्रेन ड्रेन हो रही है तो वो भी काम होगी यहाँ पर, है ना। तो ब्रेन ड्रेन वाला एक बड़ा मसला यहाँ पर हमें नजर आता है, ठीक है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास रहेगा पाकिस्तान स्ट्रगल टू स्केल इट्स एक्सपोर्ट, जिसके अंदर जो हमें 8 यहाँ पर कह लें कि हमें चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इन 8 चैलेंजेस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम जो अभी बात कर रहे थे IMF, तो उसमें जो है हम जो है यहाँ पर कुछ सजेशन या रिकमेंडेशन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पर देख ले, पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स प्रिडेक्टमेंट जो अभी कह ले कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है, डीप रूटेड चैलेंजेस देखेंगे। सबसे पहले, फॉर नियरली 2 डेकेड्स पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स हैव रिमेन्ड स्टक बिटवीन 25 to 30 बिलियन डॉलर तक है। हालांकि रेमिटेंसेस हमें ज्यादा नजर आ रहे हैं, है ना। अब देखा जाए सिग्निफिकेंटली लैगिंग अगर बिहाइंड द रीजनल कॉम्पिटिटर्स। उसके बाद दिस परसिस्टेंट stagnation is not accidental but stems from critical domestic policy choices। हो क्या रहा है कि ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है, ये डोमेस्टिक जो पॉलिसी यहाँ पर है उसकी वजह से हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है ना। वही है ना, वो स्टेटमेंट ही बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डोमेस्टिक पॉलिसी कैन ओनली डिफीट अस, है ना, लेकिन फॉरेन पॉलिसी कैन किल अस। तो ये एक बड़ी स्टेटमेंट है। यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सबसे पहला चैलेंज हमें क्या नजर आता है यहाँ पर, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रिकरेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट को यहाँ पर रिकरेंट करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्राइसिस, ठीक है, डिसरप्टिव एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, ठीक है, क्रिएट अनप्रिडिक्टेबल एनवायरमेंट फॉर एक्सपोर्टर्स। सबसे बड़ी 2 चीजें ना सर, एक तो यहाँ पर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्राइसिस का शिकार है। दूसरा अगर देखा जाए डिसरप्टिव एक्सचेंज रेट जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो यहाँ पर ठीक नहीं है, वो एक कह लें कि डिसरप्टिव है, तबाहशुदा, उसके अंदर रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। तो एक्सपोर्टर को सबसे बड़ा अगर देखा जाए मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। प्यूनिटिव टैक्स रेजीम की बात करें यहाँ पर नजर आती है। मल्टीपल टैक्स एंड डिलेड रिफंड्स जो है वो क्या करते हैं, ट्रीट एक्सपोर्टर्स एज ए इनवॉलंटरी स्टेट लैंडर्स, ठीक है, ट्राइंग अप वर्किंग कैपिटल एंड इंक्रीजिंग कॉस्ट।
ये चीज हमें यहाँ पर वो फिर क्या करते हैं, चीजों की यहाँ पर कॉस्ट बढ़ा देते हैं, ये भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। हाई एनर्जी कॉस्ट की अगर बात की जाए, जिस तरह यहाँ पर एनर्जी की यहाँ पर प्राइसेस बढ़ रही हैं, जो हमने अभी पीछे बात की थी ना IMF से कैसे किनारा कशी की जाए, उसके अंदर बात की गई थी एनर्जी की कॉस्ट को यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी गैस के यहाँ पर बिलों को काम करना पड़ेगा प्राइसेस, तो देन फिर जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ेंगे ना। एक चीज तो ये एनर्जी प्राइसेस देख लें, क्रॉस सब्सिडीज हमें यहाँ पर इनएफिशिएंसीज एरोड कोस्ट कंपेटिटिवनेस फॉर एनर्जी इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स। उसके बाद लो वैल्यूएबल एडेड एक्सपोर्ट्स, अ नैरो एक्सपोर्ट्स बेस्ड ऑन डोमिनेटेड बाय बेसिक टेक्सटाइल, और उसके बाद विद देन मार्जिन लिमिट्स डाइवर्सिफिकेशन इनटू हायर वैल्यू सेक्टर्स। अब हो क्या रहा है कि लो वैल्यू जो एडेड एक्सपोर्ट्स है उनको यहाँ पर जो है वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उनको मीट नहीं कर पाते। ये भी एक 4th नंबर पर है। उसके बाद अगर बात की जाए, यहाँ पर हमें नजर आता है वीक स्टैंडर्ड। एक तो हमें यहाँ पर मैं पहले भी बात करता था, जो डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर ले रहे हैं उनको मैं हमेशा बात करता था, एक्सपोर्ट बढ़ाने का फायदा नहीं है जितनी देर आप क्वालिटी ऑफ गुड्स या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जो ग्लोबल मार्केट्स के अंदर सबसे बड़े जो ब्रांड है, अगर आप उनको मीट ही नहीं कर पाएंगे तो आपकी तो लो लेवल ही रहेगी ना जो आपकी क्वालिटी है वो, फिर है ना। तो क्वालिटी को मीट अप करना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, है ना। वीक स्टैंडर्ड, इनएडिक्वेट टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स है कंबाइंड विद पुअर ब्रांडिंग एफर्ट्स, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू प्रीमियम इंटरनेशनल मार्केट्स, जो ग्लोबल मार्केट्स तक जो ये देखे अभी बात आई गई ना, हालांकि ये बात हम बहुत टाइम से पहले डिस्कस कर रहे हैं, ये मैं उस वक्त भी बता रहा था वहां पर जब हम FDI की बात कर रहे थे, यहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ाओ एक्सपोर्ट बढ़ाओ, भाई प्रोडक्शन बढ़ाने का फायदा नहीं है, जितनी मर्जी बढ़ा लो, क्वालिटी के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, है ना। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को भी मीट करना पड़ेगा। प्रोटेक्शनिस्ट की पॉलिसी, आप देखें एक न्यू इरा ऑफ कह लें कि हमें प्रोटेक्शनिज्म देखने को मिल रहा है। पहले हमें नेशनलिज्म देखने को मिल रहा था, अब यहाँ पर हमें कह लें कि न्यू एक इरा ऑफ प्रोटेक्शनिज्म देखने को मिल रहा है कि जिस तरह टैरिफ वॉर हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, USA और चाइना का हमारे सामने केस है, हमें देखने को मिल रहा है। USA ने जिस तरह इंडिया के गुड्स एंड सर्विस के ऊपर टैरिफ लगाए हमारे सामने 25% टू 50% बढ़ा दिए गए, तो एक हमें यहाँ पर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज भी काफी हर्डल का सामना है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी एंड स्किल गैप हमें यहाँ पर नजर आता है, लो प्रोडक्टिविटी, इनएफिशिएंसी, लॉजिस्टिक्स एंड शॉर्टेज ऑफ द टेक्निकल एंड डिजिटल स्किल्स हमें यहाँ पर नजर नहीं आते। जो अभी हम बात कर रहे थे ब्रेन ड्रेन या डायस्पोरा डिपेंडेंसी की बात कर रहे थे ना, स्किल्ड वर्कर चाहिए इंडस्ट्रीज को, वो यहाँ पर नजर नहीं है। तो तीनों आर्टिकल हम जो डिफरेंट एंगल से डिस्कस कर रहे थे, तीनों एक ही है ना, एक ही, उनकी सजेशंस भी है, रेमेडीज भी, चैलेंजेस भी एक उनके अंदर इंक्लूड है। पॉलिसी कंसिस्टेंसी की बात की जाए, जो यहाँ पर पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो बेसिकली यहाँ पर देखा जाए पूरा सिस्टम या कह लें कि किसके अंडर कंट्रोल है, एलीट कैप्चर्ड है। तो अगर देखा जाए तो पॉलिसीज इनकंसिस्टेंसी यहाँ पर नजर आती है, उनका यहाँ पर प्रेशर नजर आता है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी जो है वो पॉलिसीज के अंदर पैदा होती है। तो इसको यहाँ पर कर्टेल करना पड़ेगा, है ना, ये चीजें। अब बात करेंगे, बेसिकली हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर जो है वो नहीं डिस्कस कर रहे, हम ओवरऑल इसकी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने ये डिमांड की है, PP भी करती रही है, नून लीग की भी बात यहाँ पर होती रही है, यहाँ पर साउथ पंजाब की बात होती रही है, बेसिकली वेस्ट पंजाब की भी बात होती रही है, हजारा डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर बात होती रही है, कराची को लेकर यहाँ पर बात होती रही है, बलूचिस्तान के अंदर तो अगर देखा जाए होती रही है। तो न्यू प्रोविंसेस को न्यू डिबेट नहीं है, बड़ी ओल्ड डिबेट है, लेकिन देखना यह है कि ये जो न्यू प्रोविंसेस के ऊपर डिबेट है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन है या फिर एक पॉलिटिकल स्टंट है या एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करना है। हम दो यहां पर स्कूल ऑफ थॉट को डिस्कस करते हैं न्यू प्रोविंसेस के अंदर। एक वो हैं जो कहते हैं कि यहां पर न्यू प्रोविंसेस बनने चाहिए, एक वो हैं जो यहां पर न्यू प्रोविंसेस नहीं बनने चाहिए। हम अब न्यू बनने वाले क्या कहते हैं, कुछ पॉइंट यहां पर डिस्कस करेंगे। न्यू बनने वाले प्रोविंसेस ये कहते हैं कि यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो बर्डन है वो कर्टेल करना पड़ेगा और जो फर्दर पावर जो डिवाइड करनी पड़ेगी, है ना। जो जितने भी है यहाँ पर, अब कह ले कि साउथ पंजाब वालों को लाहौर जाना पड़ता है ना, तो क्या करना चाहिए, तो इनको जो है साउथ पंजाब सराकिस्तान है या भावलपुर है, इस तरह जो है क्या ना एक न्यू प्रोविंस बना दिया जाए, इनका अपना सिविल सेक्टर, इनके जो मसाइल है, जिनका मसले है वो यहाँ पर। अब हो कह रहा है कि जो जॉब है यहाँ पर वो भी कह ले कि डिप्राइव्ड है, उनसे भी महरूमी देखने को मिल रही है साउथ पंजाब को। तो क्या करना चाहिए, यहाँ पर बना देना चाहिए प्रोविंस, ताकि इनको भी यहाँ पर मिल जाए। जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव गैप है वो भी फुल हो जाएगा और यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव इतना बर्डन है वो भी कवर हो जाएगा।
एक चीज तो ये चीजें नजर आ रही है ना। तो अगर देखा जाए जो करप्शन है अकाउंट, फिर तो मल्टीफेरियस आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं, नो डाउट, है ना। ऑलरेडी आपने बड़ा काम किया उसके ऊपर, है ना। यहाँ पर सोशल ये भी कह सकते हैं जो एलोकेशन हो रही है रिसोर्सेज की, उसके ऊपर कह ले कि यहाँ पर कह ले कि एक ट्रांसपेरेंसी आ जाए, अकाउंटेबिलिटी आ जाए, इक्वालिटी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगी, हर प्रोविंसेस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करेगा। तो इस तरह अगर देखा जाए तो जितने भी पूरा कंट्री पाकिस्तान के अंदर, तो प्रोविंसेस की जो बात की जा रही है, लेकिन यहां पर जो अब जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है नहीं बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ने वाले की बात ठीक है, वो भी बात ठीक है। वो कैसे ठीक है, अब देखें, आ जाकर आपके मुल्क के 4 प्रोविंसेस हैं, और वो 4 प्रोविंसेस की अभी करंट ये सिचुएशन है कि पोलराइजेशन फैली हुई है पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिकल पोलराइजेशन देखने को मिल रही है ना। अब हो क्या रहा है कि हर प्रोविंस अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गवर्नमेंट को रन कर रही है ना, प्रोविंस के अंदर। लेकिन जब वो कहते हैं कि सेंट्रल लेवल पे आते हैं तो वो एक पेज के ऊपर नहीं आते। यहां पर फिर जिसकी यहां पर डोमिनेंस ज्यादा नजर आती है पॉलिटिकल पार्टी में, मतलब जिसके वोट ज्यादा है वही यहां पर करेगा, बाकी जो इसके अंदर वो कुछ भी जो अपनी कह लें कि अपनी राय तक नहीं दे सकते, ओपिनियन तक अगर देते हैं तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। देखिए 4 प्रोविंसेस के अंदर अभी करंट सिचुएशन में लैक ऑफ ट्रस्ट हमें यहां पर देखने को मिलता है, ट्रुथ रिकंसिलेशन हमें देखने को नहीं मिलती, यहां पर डायलॉग या एंगेजमेंट नहीं देखने को मिलते। कोई प्रोविंस रेडी नहीं है कि वो एक पेज के ऊपर आ जाए, है ना। केपीके के अंदर देख ले अपनी गवर्नमेंट चल रही है, सिंध के देख ले अपनी, पंजाब के अंदर अपनी चल रही है यहां पर, है ना, गवर्नमेंट। अब पाकिस्तान के मल्टी पार्टी सिस्टम है, देखिए अगर इतने प्रोविंसेस बन जाएंगे, अभी तो ये 4 नहीं एक पेज के ऊपर आ रहे हैं, अगर इतने बन गए तो फिर कैसे एक पेज के ऊपर आएंगे, फिर तो यहाँ पर डिस्प्यूट, यहाँ पर कह ले कि क्लैश जो है वो बन जाएगा, यहाँ पर सेपरेटिस्ट, यहाँ पर कह ले कि जो एजेंडाज है वो क्रिएट हो जाएंगे। ये तो लॉस है पाकिस्तान की, कह लें कि सॉवरेनिटी के लिए बड़ा थ्रेट है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है ना, कि अभी 4 प्रोविंस, अभी आ जाकर 4 प्रोविंसेस है वो एक पेज पर नहीं आ रहे, अगर ज्यादा बना दिए तो फिर क्या बनेगा, फिर तो हर कोई अपना डंडोरा पीट रहा होगा, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना सिस्टम चला रहा होगा, है ना। एक पेज के ऊपर फिर कोई भी नहीं आएगा। तो एक ये भी डिबेट है, और दूसरा एक और भी चीज आ रही है कि क्यों ना हम न्यू प्रोविंसेस की बजाय अगर ये कर दें कि यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट को इंपावर किया जाना चाहिए। लेकिन अब लोकल गवर्नमेंट भी फेलियर है, क्यों है, क्योंकि इतने सालों से देख ले कितने मॉडल जो है डिक्टेटरशिप इंट्रोड्यूस करवा चुके। अयूब खान का इरा देख लें, बेसिक डेमोक्रेसी 1959 के अंदर, उसके बाद जियाउल हक का देख लें, यहाँ पर डेवलेशन प्लान देख लें, डेवलेशन प्लान कदरे बेहतर था फिर भी पहले से, लेकिन देखा जाए लोकल गवर्नमेंट फिर भी फेल है। पर फेल क्यों है, सबसे बड़ी वजह क्या है, इसके पीछे फाइनेंशियल बैकअप ही नहीं है, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग के अंदर इंक्लूड ही नहीं किया जाता, है ना, लोकल गवर्नमेंट को। असल वजह है यहाँ पर ये आ रही है ना। तो अगर देखा जाए लोकल गवर्नमेंट को अगर इंपावर किया जाए तो कुछ ना कुछ मसाइल हल हो सकते हैं। न्यू प्रोविंसेस, वो कह रहे हैं एक स्कूल ऑफ थॉट, न्यू प्रोविंसेस बनाना सोल्यूशन नहीं है ना। तो न्यू क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर तो 4 जो है वो नहीं संभल रहे, और बाकी अगर ज्यादा बन गए तो फिर क्या बनेगा। हजारा बोलेगा हमें बनाकर दो, बलोचिस्तान वाले बोलेंगे हमारा सूबा बनाओ, कराची बोलेगा हमारा सूबा बनाओ, यहाँ पर पंजाब बोलेगा हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, साउथ पंजाब बनाओ, वेस्ट पंजाब बनाओ, नॉर्थ पंजाब बनाओ, साउथ पंजाब बनाओ, ये बनाओ। अब इसके अंदर जो डिस्कशन की गई है ना, ये भी यही कही गया कि 16 प्रोविंसेस बनाए जाने चाहिए पाकिस्तान के अंदर, और हर एक प्रोविंस के अंदर 4 प्रोविंस ऐड करने चाहिए। अब यहां पर वो कहते हैं कि न्यू का मतलब ये नहीं कि ये होना चाहिए कि साउथ पंजाब, वेस्ट पंजाब, नॉर्थ पंजाब, है ना, इस तरह जो है वो बनाना चाहिए, ईस्ट पंजाब, इस तरह जो है यहाँ पर 4 प्रोविंस बनाने चाहिए, है ना। जिस तरह हमें यहाँ पर जो है 1 यूनिट का अगर देख रहा है, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, है ना, इसी तरह वो बोल रहा है कि एक प्रोविंस। अब यहाँ पर जो इस पार्टी की बात कर रहे हैं इसके, कि इन्होंने बोला कि यहाँ पर 16 होने चाहिए, ये भी एक नई डिबेट है ना, एक नई डिबेट आ गई सामने के यहाँ पर 4 प्रोविंसेस है, तो यहाँ पर कोई नेम और देने की जरूरत नहीं है। पंजाब जो है यहाँ पर नेम रहेगा, लेकिन जो साउथ है, वेस्ट है, इस तरह जो है डिवाइड कर देना चाहिए। इसी तरह सिंध है, सिंध साउथ है, साउथ सिंध है, वेस्ट सिंध है, वेस्ट बलूचिस्तान है, साउथ, इस तरह जो है वो बात की जाए कि इसके अंदर ये चीजें डिस्कस की गई। ओवरऑल अगर बात की जाए तो अब ये 2 स्कूल ऑफ हमें यहाँ पर थॉट नजर आते हैं। ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी या पॉलिटिकल स्टंट भी हमें नजर आता है। उसके बाद अगर देखा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी हमें यहाँ पर कह लेकर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह जो है इस चीज को यहाँ पर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर वो डिस्कस नहीं, हम बैलेंस अप्रोच के साथ एग्जाम ओरिएंटेड एक एनालिसिस करते हैं, ताकि आप पेरेंट्स को जो वो हेल्प हो जाए चीजें, है ना, विदाउट बायस, है ना। तो इसलिए जो है ये हमारा एनालिसिस रहेगा, ठीक है। अब और क्या डिस्कस करें, जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हम डेली बेसिस के ऊपर ऐड करते हैं, जो हमारे एक तो राइटिंग स्किल के अंदर आप वेरिएशन लेकर आ सकते हैं वोकैब की,
और सेकंड आप ये कर सकते हैं कि सिनोनिम और एंटोनिम अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। जो जो डेली बेसिस के ऊपर हमारे लेक्चर्स ले रहे हैं या एनालिसिस ले रहे हैं उनको अच्छी तरह पता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो न्यू वर्ड आज रहेगा सिंटिलेट। हमारे पास वर्ड क्या है? सिंटिलेट। सिंटिलेट का मतलब होता है टू स्पार्कल, शाइन, ब्राइट, चमकदार होना, चमकाना, ये भी कह सकते हैं, जगमगाना, स्पार्कल या ग्लिटर आप बोल सकते हैं। अब सिंटिलेट इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास सिंटिलेट, ठीक है। उसके बाद है करोलरी। करोलरी आपको पता है कि अभी जो है वो ट्रम्प का रिलेटेड यूज की जा रही है, ट्रम्प करोलरी डोनरो डॉक्ट्रिन, है ना, ये नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या आता है? नेचुरल और लॉजिकल रिजल्ट। करोलरी का मतलब क्या आता है? नेचुरल और लॉजिकल रिजल्ट, लाजमी नतीजा या कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट को बोल सकते हैं आप, ठीक है। यहां पर वर्ड है स्पर्न। पहले हम क्या करते हैं? स्पर्ड, स्पर्ड, SPURR, है ना, यहाँ पर डबल आर था, एन नहीं होता था, लेकिन ये वर्ड हमारे पास क्या है? स्पर्ड। स्पर्ड का मतलब होता है रिजेक्टेड विद डिस्डेन। क्या होता है? हकारत से रद्द कर देना, है ना, हकारत से एकदम, चलो इसको रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया, है ना, इस तरह अगर देखा जाए तो रिजेक्टेड, स्नब्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एनसीयू। एनसीयू का मतलब होता है टू हैपन एज ए रिजल्ट, ठीक है, नतीजे में पेश आ जाना, ठीक है, कोई भी है नतीजे में पेश आ जाना, ठीक है। उसके बाद फॉलो या रिजल्ट को बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास है फ्लंग। फ्लंग का मतलब होता है थ्रोन फोर्सफुली, ठीक है, जोर जबरदस्ती से फेंकना, ठीक है, निकाल देना, या थ्रू, हरल्ड, ठीक है। उसके बाद है एपिटमाइज्ड। उसका मतलब होता है परफेक्टली रिप्रेजेंटेड, क्या होना? मुकम्मल तौर पर नुमाइंदगी करना, रिप्रेजेंटेशन, है ना, तो रिप्रेजेंटेड, इम्बॉडीड। उसके बाद है प्रीडिटरी। प्रीडिटरी का मतलब होता है यहाँ पर सीकिंग टू एक्सप्लॉइट और हार्म, ठीक है, इस्तेसाली, या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये दरिंदा सिफ्त कह सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लोटेटिव, एक्सप्लॉइटेटिव कह सकते हैं, या अग्रेसिव कह सकते हैं आप। यहाँ पर हम बात कर रहे थे प्यूनिटिव, है ना, प्यूनिटिव, लेकिन वर्ड हमारे पास क्या है? प्यूटेटिव। वर्ड क्या रहेगा हमारे पास? प्यूटेटिव, लेकिन पहले हम क्या करते हैं? प्यूनेटिव, है ना, लेकिन ये क्या है हमारे पास? प्यूटेटिव। प्यूटेटिव का मतलब होता है जनरली कंसीडर्ड एज ए और रेप्यूटेड, ठीक है, सपोज्ड या अलिज्ड को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड जो रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट है, स्क्वांडरिंग। अब स्क्वांडरिंग, अगर आप लास्ट 20 ईयर अगर वर्ड पढ़े ना CSS के, जो पास्ट 20 ईयर अगर पेपर करें तो आपको उनके अंदर स्क्वांडरिंग वर्ड आपको मिलेगा, वेस्टफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, जाया करना, बर्बाद कर देना, ठीक है। उसके बाद वेस्टिंग, मिस यूजिंग। और उसके बाद एलिसिटेड हमारे के पास आएगा ड्रॉन आउट और इवॉक्ड, अखज करना, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना, नतीजा निकालना। अग्रेंडाइजमेंट का मतलब होता है इंक्रीज इन पावर, पावर को बढ़ा देना, ठीक है, अग्रेंडाइज से निकला अग्रेंडाइजमेंट। नाउन हमारे पास रहेगा ताकत या हैसियत में इजाफा। एक्सपेंशन या इनहेंसमेंट। अग्रेंडाइज वैसे अपना क्या है? वर्ब आएगा। उसके बाद अग्रेंडाइजमेंट हमारे पास नाउन आ गया। इनफ्लक्स, इनफ्लक्स अराइवल इन अ लार्ज नंबर, ठीक है, बड़ी तादाद में आमद होना, ठीक है, इनफ्लो या रश की बात है। उसके बाद हमारे पास ये रिपीटेड एग्रीजियस। एग्रीजियस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आउटस्टैंडिंगली बैड, ठीक है, निहायत ही संगीन, बेहद बुरा होना, ठीक है। शॉकिंग या आउटरेजियस को बोला जाता है। एग्रीजियस का मतलब क्या था? आउटरेजियस, इंतहाई गंदा या बुरा। ट्रोडन, ट्रोडन का मतलब होता है वॉक्ड ऑन या फॉलो, ठीक है, पामाल किया हुआ, या वॉक्ड या ट्रैम्पल्ड। ट्रैम्पल्ड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं हमारा वर्ड, ठीक है। फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट ऑलरेडी हमारे पास पढ़ चुके हैं काफी दफा, PPSC के अंदर 1 पेपर के अंदर पूछा जा चुका है, FPSC के अंदर। शॉकिंगली ऑब्वियस एंड ऑफेंसिव, खुली या ब्लैंटेड, गुस्ताख को बोल सकते हैं, ब्लैंटेड, है ना, ग्लेयर। उसके बाद हमारे पास है प्रीमेटरी। प्रीएम्पटरी का मतलब होता है यहाँ पर नॉट अलाउइंग रेफ्यूजल या डिले कर देना, हतमी, लाजमी, मैंडेटरी या इंपेरेटिव। उसके बाद है इनएलियनेबल। इनएलियनेबल का मतलब होता है कैन नॉट बी टेक अवे, ना काबिल तकरीर, अब्सोल्यूट, बिल्कुल जो है अब्सोल्यूट होना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डेरोगेशन। डेरोगेशन का मतलब होता है रिडक्शन और वीकनिंग, ठीक है, तनकीस करना, कमी हो जाना। उसके बाद यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है डिमिन्यूशन, डिमिन्यूशन इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन, कमी आ जाना, ठीक है, उसको बोला जाता है। तो ये जितने भी वोकैब है, मैं पहले भी कहता इनको लाजमी नोट डाउन किया करें अपने सिनोनिम्स के लिए, एंटोनिम्स के लिए, और राइटिंग स्किल के अंदर वेरिएशन लेकर आने के लिए लाजमी यूज किया करें। थैंक यू सो मच।